हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और आज एक्चुअली में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले इकोनॉमिक्स का। आप प्लेलिस्ट बेसिक इकोनॉमिक्स में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, क्लिक करिए और अपने डाउट को जो भी क्लियर करना है क्लियर करिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल में एक्चुअली ये बात है कि अगर हम ईडेबल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम खाने वाले तेल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है वो एक्चुअली में आसमान छू रहा है। तो इसी रिस्पेक्ट में हम लोग आज समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कि व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अगर हम ईडेबल ऑयल्स की बात करते हैं, अगर मैं ग्राउंड नट ऑयल की बात करता हूँ तो उसका जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 20.1% राइज किया है 2020 से। अगर इसकी हम 2020 से 2021 के बीच में ये कंपैरिजन हो रहा है, तो ग्राउंड नट ऑयल की बात करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो जम कर रहा है 20%, मस्टर्ड ऑयल का 44%, वनस्पति ऑयल का 45%, सोया ऑयल का 52%, और अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं तो 56%, पाम ऑयल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली 54%। मतलब ये डबल डिजिट में क्या बोलते हैं बेसिकली जो जंप है 2020 से 2021 के बीच में देखा जा रहा है। और जो प्राइस 147 का था वो बढ़ के 177 हो गया। तो जो है आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन का बहुत जनरल सा मतलब होता है जब किसी भी कमोडिटी का जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उसी सिचुएशन को एक्चुअली हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जनरल प्राइस लेवल 147 है और उससे बढ़ के ये 177 हो जा रहा है, तो ये जनरल प्राइस है, जनरल प्राइस से ऊपर बढ़ रहा है, तो इसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन कह रहे हैं। तो एक्चुअली में जो ये एडेबल ऑयल्स का प्राइस बढ़ रहा है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। एक्चुअली में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो जाए और उसके रिस्पेक्ट में जो एग्रीगेट है सप्लाई वो कम हो जाए। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब अलग होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब अलग होता है। लेकिन इन वेरी सिंपल टर्म एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ टोटल सप्लाई। सप्लाई को आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाए तो इस सिचुएशन को हम, और उसके वजह से अगर प्राइस इंक्रीज करे तो उसी सिचुएशन को हम बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस बात को हम एक्चुअली में कर्व से समझते हैं। तो पहले मैं एक क्लासिकल एग्जांपल लेता हूं, मतलब बहुत पुराने जो इकोनॉमिक्स थे उनके हिसाब से बात करता हूं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, मान लेते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में है, मतलब रोजगार बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसे टाइम पे जो बेसिकली हमारा सप्लाई कर्व होता है, मतलब अगर हम आउटपुट की बात करें ये आउटपुट एग्जैक्टली, और अगर हम इधर की बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये प्राइस है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये जो बनता है एक्चुअली में ये फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में बनता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, जो ये वाइट वाली लाइन है ये एग्रीगेट डिमांड है। अब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करा, ये लाइन बेसिकली अपनी प्राइस की है। तो एग्रीगेट डिमांड जो एडी था अब ये AD1 हो गया। तो अब देखिए जब आप देख रहे हैं तो AD1 हो रहा है, तो देखिए आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल प्राइस बढ़ रही है। तो एक्चुअली में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या होता है कि केवल प्राइस के बढ़ने से, केवल प्राइस बढ़ती है, आउटपुट नहीं बढ़ता है। पहले आपको ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। अब ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व। अब ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो AD1 हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि प्राइस इंक्रीज कर रही है, जो ये लाइन मैं लेके जा रहा हूँ ये प्राइस इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो आउटपुट आपका है वो सेम का सेम है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली प्राइस इंक्रीजेस, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आउटपुट नहीं बढ़ता है, केवल प्राइस बढ़ती है। ये बात याद रखना क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से। और अगर मान लेते हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है वो रिसेशन के फेज में है, अब यहाँ पे मैं कीन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि आपकी इकोनॉमी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अब हाई अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में
जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई, समझ में आई कि नहीं है। ये नीचे जो बेसिकली है वो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो ये आउटपुट है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन है। तो ये एक्चुअली में रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे काट रहा है तो ये आउटपुट हो गया, हम इस आउटपुट को मान लेते हैं y0। अब जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है, मान लो कि ये AD1 हो रहा है तो ये यहाँ से अब यहाँ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करते हुए देख रहे हैं तो जो आउटपुट है वो तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस सेम है। तो एक्चुअली में जब रिसेशन का पीरियड होता है तो रिसेशन मतलब जब मंदी का पीरियड होता है तो मंदी के पीरियड में एक्चुअली में क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके वजह से आउटपुट बढ़ता है, उसमें एग्रीगेट सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एग्रीगेट डिमांड है। अब इस एग्रीगेट डिमांड है बेसिकली ये राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मान लेते हैं कि ये AD1 है। तो देख रहे हैं ना कि आउटपुट पहले यहाँ पे था, अब आउटपुट यहाँ से यहाँ हो गया, ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ हो गया, लेकिन प्राइस तो आपकी वही की वही रही। समझ में आई कि नहीं है। तो जब भी रिसेशन का पीरियड होता है तो रिसेशन के पीरियड में एग्रीगेट सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है, केवल और केवल एग्रीगेट डिमांड की वजह से आउटपुट बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड की वजह से आउटपुट बढ़ता है। समझ में आई कि नहीं है। तो ये आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है। और अगर हम एकदम नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, अभी तो मैंने एक पुराने सिचुएशन की बात करी, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स लोग बात करते थे जो फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन था। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बात करी जो है रिसेशन के पीरियड की। अब मैं तीसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ नॉर्मल सिचुएशन। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो सप्लाई कर्व होता है कुछ ऐसे होता है। ये रहा आपका सप्लाई कर्व। तो ये जो सप्लाई कर्व है एक्चुअली में पॉजिटिव सप्लाई कर्व है, ये रहा आपका पॉजिटिव सप्लाई कर्व। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रहा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड ये रहा, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रही आपकी प्राइस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर मान लो कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, अब AD से समझ में आया कि नहीं है, AD से AD1 की तरफ, मतलब ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली में इस राइट वर्ड की तरफ क्या हो रहा है, एक्चुअली में शिफ्ट हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट Y0 था, अब ये आउटपुट बढ़ के Y2 हुआ, लेकिन आउटपुट बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ी। समझ में आया कि नहीं है। जैसा कि आप देख रहे थे ना कि जब इन्फ्लेशन का जब रिसेशन का सिचुएशन था तो उसमें आउटपुट बढ़ रहा था एग्रीगेट डिमांड की वजह से, एग्रीगेट सप्लाई की वजह से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि ये जो आपका सप्लाई कर्व है ये पॉजिटिव है। मान लो कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है तो ये एक्चुअली में आपका आउटपुट हुआ। अब जब एग्रीगेट डिमांड राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, AD0 से AD1 की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है लेकिन प्राइस भी तो बढ़ रही है। अब मान लेते हैं कि ये जो पहला कर्व है, ठीक है ना, और इसके बाद इसको मान लेते हैं दूसरा कर्व है, और इन दोनों कर्व को अब हम एक्चुअली में यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। तो ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व, 1 सेकेंड, ये रहा एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब हम दूसरे कर्व को मिलाते हैं। दूसरा कर्व क्या था, पॉजिटिव वाला, तो ये रहा आपका पॉजिटिव वाला, ठीक है ना, सप्लाई कर्व पॉजिटिव वाला। और इसके बाद ये मान लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, मतलब मैंने पहले और इसके बाद ये दूसरे और इसके बाद ये तीसरे, इन तीनों कर्व को मैंने मिला दिया। जो आप इसके पहले देख रहे थे कि अगर हम बात करते हैं कि ये रहा आपका बेसिकली पहला कर्व, ठीक है ना, जो हम पहले कर्व की बात कर रहे थे, ये एक्चुअली में ये पहला कर्व रहा एग्रीगेट सप्लाई का। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो ये दूसरा कर्व है बेसिकली अगर हम इसको बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई का, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा कर्व, इसको इसके बाद अगर क्या किया कि जो ये पॉजिटिव वाला कर्व है इसको, समझ में आया कि नहीं आया, तीसरे कर्व को मैंने इन तीनों कर्व को यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई रिसेशन वाला, और ये रहा नॉर्मल सिचुएशन वाला एग्रीगेट सप्लाई, और ये रहा एक्चुअली फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब बेसिकली क्या हुआ, टोटल सप्लाई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मान लो कि ये एग्रीगेट डिमांड AD1 है, अब ये AD1 से अब AD2 की तरफ ये शिफ्ट कर रहा है। तो जब आप AD2 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आउटपुट Y0 से Y2 हो रहा है, लेकिन प्राइस एकदम क्या है, सेम है।
और जैसे ही हम क्या बोलते हैं दूसरे वाले कर्व में पहुंचते हैं, तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड AD3 पे पहुंचता है, तो देखो आउटपुट जो है अब Y3 हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखो प्राइस भी बढ़ रहा है। और जब इससे और आगे बढ़ते हैं, जब हम AD4 पे पहुंचते हैं, AD4 मतलब एग्रीगेट डिमांड अगर हम 4 में पहुंचते हैं, तो आउटपुट आपका यहाँ पे पहुंचता है, समझ में आया कि नहीं, लेकिन प्राइस भी यहाँ पे बढ़ती है। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जाएंगे, तो अब आपका जो AD है वो AD5 पे जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन देखो आउटपुट वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आ गए, तो आउटपुट वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन प्राइस बढ़ती जाएगी। और इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ती है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप दोबारा से हमसे कह सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको ऐसे जनरल बता देता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये देखिए, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई प्लस पहला, अब ये रहा आपका दूसरा जो पॉजिटिव वाला है, जो नॉर्मल कर्व बनता है सप्लाई का ऐसे वाला, समझ में आई कि नहीं आया, ये जो दूसरा कर्व है। अब इसके बाद ये रहा आपके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कर्व, ठीक है ना। तो मैंने इन तीनों कर्व को 1, 2 और 3 को जोड़ दिया, तो जो तीसरे कर्व में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो आउटपुट होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, समझ में कि जितना जितना पहले था, लेकिन प्राइस क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि एग्रीगेट जो डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल सप्लाई। तो जो टोटल सप्लाई है वो कम होती है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जब प्राइस बढ़ता है तो उसी को बेसिकली हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह रहे हैं। और ईडेबल ऑयल में जो इस समय उसका जो प्राइस बढ़ रहा है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, अपने कमेंट जरूर से मुझे करिएगा। थैंक्स एंड बाय बाय।